नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर के यानी एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छठा पेपर, जिसमें साथियों हम अपने यूट्यूब के माध्यम से एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का संपूर्ण कोर्स करा रहे हैं और साथियों वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथियों यदि आपने हमारे अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको संपूर्ण सिलेबस की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, आज हम इसमें आपको पेपर 6 का, जिसका पेपर कोड है साथियों G273, कितना G273, इस पेपर की हम सेकंड यूनिट कराने वाले हैं, जिसमें साथियों आज मनु के सप्तांग सिद्धांत देखेंगे। क्या मनु के सप्तांग सिद्धांत इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 6, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। ये साथियों आपका पेपर 6 है। कौन सा पेपर 6 है। और साथियों इसकी हमने दो वीडियो पहले अपलोड कर दिए। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एमए पॉलिटिकल साइंस 6 पेपर की आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं मनु के सप्तांग सिद्धांत। इस वीडियो में मनु के सप्तांग सिद्धांत देखेंगे। क्वेश्चन है साथियों कि मनु के सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। मनु के सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। साथियों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्लीज आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार या तो हमारे वीडियो में देखें या फिर आप अपने जो आपके पास मॉडल है उसमें से करें। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे वीडियो देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझ के बहुत ही गहन अध्ययन से इसका अध्ययन करें। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मनु के सप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों अर्थात 7 तत्वों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है तथा इस सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां निम्नलिखित हैं। चलिए साथियों देखते हैं कि कौन सी 7 प्रकृतियां हैं, उनको देखते हैं इस वीडियो में। साथियों इसको आप लिख कर याद कर लें। ठीक है साथियों, और जो ये 7 सिद्धांत हैं इनको तो आप साथियों याद ही कर लें। चलिए पहले सिद्धांत पर, स्वामी यानी राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजा और प्रशासनिक क्षमता दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। अगला पॉइंट, दूसरा, मंत्री। मनु के विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य के कार्यों का समुचित रूप से संपादन नहीं किया जा सकता, अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य के कार्य किए जाने चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का विस्तार से उल्लेख किया है। तीसरा, पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु का विचार है कि पुर पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें सुरक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की अनेक श्रेणियों का वर्णन किया है, जिनमें प्रमुख हैं धन दुर्ग, महिदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरदुर्ग। ये इनमें प्रसिद्ध हैं। साथियों आप पुर का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो होता है किला, परकोटा या राजधानी। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लें तब लिखें। चलिए तीसरे पॉइंट हो गए साथियों, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो मनु के सप्तांग सिद्धांत है उसमें से हम 3 पॉइंट कर लिए और ये चौथा सिद्धांत है।
यानी राज्य। राज्य की प्रकृति के रूप में राष्ट्र का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ राज्य शब्द का आशय राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से है। मनु और भीष्म। मनु के अनुसार राज्य की संज्ञा राष्ट्र थी, उसके नागरिक राष्ट्रिक कहलाते थे। राष्ट्र में उनका राजा तथा प्रजा होती थी। राष्ट्र के अंतर्गत कई देश अथवा जनपद अथवा विश्व होते थे। 5वां साथियों, मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। छठा पॉइंट साथियों, छठा सिद्धांत, दंड का आशय राज्य की सुरक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये अंग हैं हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति यानी पैदल सेना। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। ठीक है साथियों, आगे 7वां पॉइंट, मित्र का आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी सुरक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सके। इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। मनु ने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र मित्र तथा शत्रु राष्ट्र, मंडल राष्ट्र आदि का उल्लेख किया है जो एक दूसरे के साथ मैत्री संबंधों में बंधे होते थे। इसमें से कुछ माध्यम या केंद्र स्थानीय, कुछ उदासीन और तटस्थ तथा कुछ विजिगीषु या विजयाकांक्षी राष्ट्र होते थे। राज्य के उपयुक्त अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग स्वामी यानी राजा है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री को प्राप्त है। ये साथियों मनु के सप्तांग सिद्धांत देखे हमने। ठीक है साथियों, आप इसको वीडियो को एक बार या 2 बार देख सकते हैं या आप अपने मॉडल से कर सकते हैं। और साथियों इसको आप प्लीज तैयार करके जाएं क्योंकि साथियों इसकी आने की संभावना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। प्रश्न 10 यानी हमारे वीडियो का दूसरा है ये। अंतरराष्ट्रीय संबंधों अथवा राजमंडल से संबंधित मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों अथवा राजमंडल से संबंधित मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। राजमंडल से संबंधित विचार। मनु के राजमंडल से संबंधित विचारों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, राजमंडल की मूल प्रवृत्तियां। साथियों इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, चलिए इसे देखते हैं पहले पॉइंट को। राजमंडल की मूल प्रवृत्तियां। मनु ने राजमंडल की 4 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। मध्य, विजिगीषु, उदासीन तथा शत्रु।
जो राज्य विजिगीषु राज्य की सीमा के निकट होता है, विजिगीषु तथा उसके शत्रु राज्यों में संधि होने पर अनुग्रह करने में तथा विरोध होने पर दंडित करने में समर्थ हो, उसे मध्यम राज्य के नाम से जाना जाता है। जो विजिगीषु तथा मध्य राज्यों के एकदम होने पर अनुग्रह करने में तथा विरोध होने पर निग्रह यानी दंडित करने में समर्थ हो, वह राजा उदासीन है। विजिगीषु विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाला राज्य है तथा विजिगीषु की सीमा से लगा हुआ राज्य शत्रु राज्य कहलाता है। दूसरा, शत्रु राज्य के प्रकार। मनु के अनुसार शत्रु राज्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सहज यानी शत्रु, चचेरा भाई आदि। देखिए अगला। दूसरा, कृत्रिम शत्रु, बुराई आदि के कारण बना हुआ तथा शत्रु और राज्य की सीमा पर पार्श्ववर्ती शत्रु। ये साथियों आपके 3 हैं। तीसरा पॉइंट, राजमंडल की संपूर्ण प्रकृतियां। मनु ने मूल प्रकृतियों के साथ साथ संपूर्ण प्रकृतियों का भी उल्लेख किया है। मनु के अनुसार ये प्रमुख रूप से 12 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? पहला, विजिगीषु, शत्रु, मध्यम, उदासीन, मित्र, अरिमित्र, मित्र का मित्र, अरि के मित्र का मित्र। ये चारों शत्रु की भूमि से आगे की ओर पार्षणिग्रह, आक्रांत और साथियों पार्षणिग्रह, हासार तथा आक्रांतासार, ये चारों शत्रु की सीमा से पीछे की ओर। चौथा पॉइंट, द्रव्य प्रकृतियां सहित राजमंडल की संपूर्ण प्रकृतियां। उपयुक्त राजमंडल की प्रकृतियों में से प्रत्येक की 5-5 द्रव्य प्रकृतियां भी होती हैं। आमत्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष तथा दंड, इस प्रकार कुल द्रव्य प्रवृत्तियां 12 गुणा 5 यानी 60 हुई, जिनमें 12 प्रकृतियां जोड़ने पर राजमंडल की संपूर्ण प्रकृतियों की संख्या 72 हो जाती है। 5वां पॉइंट साथियों, विजिगीषु को किसको? विजिगीषु को ध्यान में रखने योग्य बात है। विजिगीषु का लक्ष्य युद्ध में शत्रु राज्य को पराजित करना है, अतः उसे कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे विजिगीषु राज्य के लिए एक यह आवश्यक है कि वह शत्रु राजाओं से पृथक पृथक अथवा सामूहिक रूप से साम, दाम, दंड तथा भेद आदि उपायों से, पुरुषार्थ तथा नीति से उन सबको अपने बस में करने का प्रयत्न करे। दूसरा, राजा को निरंतर ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए जिससे वह शत्रुओं के भेदों को जानने में सफल हो जाए, परंतु शत्रु उसके भेदों को प्राप्त करने में सफल न हो सके। राजा कछुए की भांति अपने राज्य संबंधित अंगों को गुप्त रखे तथा अपने भेदों यानी छिद्रों का संरक्षण करे। तीसरा, राजा अविश्वासी पर विश्वास न करे, विश्वासी पर अतीत विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय जड़ से काट देता है। अगला पॉइंट, राजा बगुले के समान अपने प्रयोजनों के संबंध में गहन चिंतन करे, हिंसा या सिंह सा पराक्रम प्रदर्शित करे, वृक या भार डाले तथा शशक या खरगोश भाग जाए। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, राजा को अपने सभी विरोधियों को सभादी उपायों से वश में करने का यंत्र करना चाहिए। यही यदि विरोधी साम दाम या दंड भेद, इन तीनों साम दाम भेद तीनों उपायों से वंश में न आए तो राजा अंतिम रूप से दंड का प्रयोग करके उसको वश में करने का सफलतम प्रयास करे। 6वां पॉइंट, षाड्गुण नीति का प्रयोग। विजिगीषु राजा को संधि, विग्रह, यान, आसन, देधी भाव तथा संश्रय इन 6 गुणों अर्थात षड्गुण नीति का अनुसरण करना चाहिए। इस नीति का अनुसरण राजा
को लाभ हानि पर विचार करने के उपरांत करना चाहिए। षड्गुण नीति की प्रत्येक गुण के 2 भाग होते हैं। 6 गुणों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला, संधि। जिन क्रियाओं के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र को मित्र बनाया जा सके उसको संधि का संज्ञा प्रदान की जाती है। मनु ने संधि को 2 भेद किए हैं। कौन कौन से? तात्कालिक अथवा भविष्य में लाभ प्राप्त करने की इच्छा से किसी दूसरे राज्य से मिलकर शत्रु पर आक्रमण करना समान धर्म संधि कहलाती है। दूसरा, तात्कालिक अथवा, आगे देखें दूसरे को, तात्कालिक अथवा भविष्य में लाभ प्राप्त करने की इच्छा किसी राजा से आप इधर आइए मैं उधर जाता हूं ऐसा कहकर पृथक पृथक रूप से आक्रमण करने की क्रिया को समान धर्मा संधि के रूप में जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, विग्रह। विग्रह का अर्थ युद्ध करने से है। इसके भी 2 भेदों की चर्चा मनु ने की है। पहला, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु विशेषण ज्ञात करके स्वयं विग्रह करना व किसी दूसरे राजा के द्वारा अपने मित्र पर आक्रमण अथवा उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने पर मित्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला विग्रह। तीसरा, यान। यान का तात्पर्य विजिगीषु द्वारा चढ़ाई आक्रमण करने की प्रक्रिया से है। इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शत्रु के आपत्ति में फंस जाने पर अकस्मात समर्थ राजा द्वारा आक्रमण करना व स्वयं समर्थ न होने पर मित्र के साथ आक्रमण करना। अगला पॉइंट, आसन। किसी राजा के चुपचाप शांत बैठ जाने के आसन कहा जाता है। मनु ने इसके भी 2 भेदों की चर्चा की है। भाग्यवश अर्थात कार्यवश सेना कोष आदि के क्षीण हो जाने पर अथवा समृद्ध के रहने पर भी शत्रु राजा का घेरा डालना व मित्र के अनुरोध से उसकी रक्षा के लिए शत्रु का घेरा डालना। द्वैधी भाव। एक ही समय पर एक के साथ संधि तथा दूसरे के साथ विग्रह करने की नीति को द्वैधी भाव के नाम से जाना जाता है। मनु ने इसके भी 2 भेद बताए हैं। पहला, अपने कार्य को सिद्धि के लिए हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल चतुरंगणी सेना का एक भाग शत्रु से बचने के लिए सेनापति के अधीन करना। दूसरा, उक्त सेना का शेष भाग दुर्ग आदि में राजा के अधीन रखना। अगला, संश्रय। संश्रय का अर्थ बलवान मित्र अथवा शत्रु का आश्रय लेना। मनु ने इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। देखते हैं इनको भी। पहला, शत्रु ने पीड़ित होते हुए आत्मरक्षा के लिए किसी बलवान राजा का आश्रय लेना। दूसरा, भविष्य में शत्रु से पीड़ित होने की संभावना को देखते हुए आत्मरक्षा किसी बलवान राजा का आश्रय लेना। 7वां, शांति काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन। मनु का यह विचार है कि शांति काल में राजाओं को अपने राजदूतों की अदला बदली करनी चाहिए तथा अपने बीच कूटनीति संबंधों में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। मनु ने राजदूतों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि राजदूत की पर्यवेक्षण शक्ति काफी विकसित होनी चाहिए तथा उसे मनोभावी को समझने में महारत हासिल होनी चाहिए। उसे समस्त शस्त्रों का ज्ञान, इंगित, आकार तथा चेष्टा को जानने वाला शुद्ध हृदय, चतुर तथा कुलीन होना चाहिए। राजदूत को षड्गुण नीति का ज्ञान तथा समय को जानने वाला, आने वाले समय में समर्थ तथा धर्म, अर्थ और काम से शत्रुओं के द्वारा अपने पक्ष में न किया जा सकने वाला होना चाहिए। राजदूत ही मित्रों को बनाने तथा बिगाड़ने वाला होता है। आगे देखते हैं साथियों। मनु ने इस बात पर भी बल दिया है कि राजा को समर्थ तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि राजा सदैव एक ही नीति का अनुसरण करता रहे,
अपनी शक्ति तथा शत्रु की शक्ति का मूल्यांकन करते हुए उसे अपने निर्णयों में परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। अगला, जब राजा समस्त प्रकृतियों को दान यान संपन्न हो, अत्यधिक संतुष्ट तथा अपनी सेना को अत्यंत शक्तिशाली महसूस करे तो शत्रु को लक्ष्य बनाकर अभियान को प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा, परंतु जब राजा अपने को अत्यंत कमजोर अथवा शक्तिहीन महसूस करे तब यत्न पूर्वक शत्रु को शांत करता हुआ चुपचाप बैठ जाए। अगला, तीसरा पॉइंट, जब राजा शत्रु को अपने शक्तिशाली अनुभव करे तब अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करके एक भाग को शत्रु को रोकने के लिए सेनापति के अधीन करके तथा दूसरे भाग को आत्मरक्षार्थ अपने अधीन रखकर अपना कार्य संपन्न करे। जब राजा शत्रु द्वारा अपने को पराजित होता अनुभव करे तब शीघ्र ही बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। अगला, राजा समस्त उपायों का प्रयोग करते हुए ऐसी नीति का अनुसरण करे जिससे उसके शत्रु मित्र तथा उदासीन अधिक संख्या में न हो सके। अगला पॉइंट, जब राजा अपनी विजय को सुनिश्चित समझे तब अपने सैन्य बल से युक्त होकर विग्रह की नीति को अपनाकर शत्रु पर चढ़ाई करे। सातवां पॉइंट, जब शत्रु को अमात्य आदि के विरोध अथवा कठोर दंड आदि से व्यसन में पड़ा हुआ समझे जब शत्रु पर अन्य समय भी चढ़ाई करे। आठवां पॉइंट, युद्ध की स्थिति मनु ने यह मत व्यक्त किया है कि युद्ध का सहारा तभी लेना चाहिए जब समस्त उपाय असफल हो जाए। युद्ध से डरकर न भागना राजा का धर्म है तथा जो राजा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करता है वह सीधा स्वर्ग को जाता है। युद्ध करते हुए राजा को कूटशास्त्र करने के आकार वाले फल विशुद्धि में बुझाए गए अग्नि से प्रज्वलित अग्रभाग वाले शस्त्रों को वध नहीं करना चाहिए। रथ पर बैठा हुआ योद्धा भूमि पर स्थिति, ठीक है, नपुंसक हाथ जोड़े हुए तथा वाल खोले हुए बैठे हुए तथा शरणागत योद्धा का वध नहीं करना चाहिए। सोते हुए कवच से रहित नंगे शस्त्र से रहित युद्ध न करते हुए तथा दूसरे के साथ युद्ध में भिड़े योद्धा का भी वध नहीं करना चाहिए। अपने अस्त्र शस्त्र के खंडित होने से निराश, पुत्र आदि के शोक से पीड़ित, बहुत घायल, भयभीत तथा युद्ध से विमुख योद्धा का भी वध करना धर्म के प्रतिकूल है। अतः मनु ने अपने विचारों के द्वारा धर्म युद्ध का समर्थन किया है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनु ने अंतर्राज्य संबंधों की सूक्ष्म तथा गहन विवेचना की है। उन्होंने राजा को विभिन्न उपायों तथा विभिन्न नीतियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया है। आगे देखते हैं कि उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजा को समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिससे राजमंडल में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। राजा को सदैव अपनी शक्ति की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शक्तिशाली राजा के मित्र तो मित्र बने रहते हैं तथा शत्रु भी मित्र बनने का प्रयास करने लगते हैं। राजा को अपने आचरण तथा व्यवहार के द्वारा मित्र राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। ये साथियों आपका मनु से रिलेटेड क्वेश्चन था। साथियों मनु का हमारी यूनिट थी सेकंड वो समाप्त हो गई है। अब साथियों तीसरी यूनिट पर चलेंगे कौटिल्य। कौटिल्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे साथियों उनको हम देखेंगे। इस वीडियो के अपलोड करने के बाद साथियों इसी को हम रिकॉर्ड करेंगे और हो सकता है साथियों इसके बाद हम तुरंत ही अपलोड कर देंगे। यदि साथियों
आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। तो साथियों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथियों हमारा भी थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बढ़े और साथियों थोड़ा बहुत हमारा यूट्यूब भी इंक्रीज हो। ठीक है साथियों, यहीं तक, धन्यवाद साथियों।